बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर महागठबंधन ने बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सबूतों के साथ वोट चोरी का खुलासा किया है। पार्टी ने दावा किया है कि 128 सीटों पर चुनाव आयोग ने एनडीए को जिताने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में एनडीए को जो 202 सीटें मिली हैं, उसमें से 128 पर जीत एसआईआर के दौरान मतदाता हटाने से मिली है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से पहले नहीं होती तो एनडीए की सीटें 202 की जगह 74 रह जाती। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 128 सीटों का चार्ट पोस्ट किया, जिसमें एनडीए उम्मीदवार की जीत के अंतर और एसआईआर के नाम पर काटे गए वोटों की संख्या को दिखाया गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में हुई वोट धांधली के सबूत वो दुनिया के सामने लेकर आएगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर जल्दी खुलासे किए जाएंगे। वहीं सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि अगर एसआईआर नहीं होता तो एनडीए की हार तय थी। अब बिहार नतीजों को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें मंथन किया गया। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कुछ सबूत पेश किए गए। पार्टी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें वोट चोरी के सबूत सामने रखे गए। पार्टी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वो विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल है कि बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार चुनाव में कितनी धांधलियां हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने एनडीए की सांसद का एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा कि एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए की सांसद ने 2 बार वोट डाला, जिसके चलते उनकी 2 उंगलियों में स्याही का निशान था। वोटर लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक हर जगह धांधली की खबरें आती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़ी हो रही है। बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिला है, जिसके बाद एनडीए की तरफ से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है मुख्यमंत्री का पद। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या एनडीए किसी नए चेहरे को आगे करेगा? मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी दोनों में जुबानी जंग छिड़ गई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा विजय चौधरी और श्याम रजक ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद ललन सिंह ने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं श्याम रजक ने भी साफ कर दिया कि जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा किया है। उनके काम के आधार पर उन्हें एक बार फिर सीएम बनाने का जनादेश दिया गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए विकल्प नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन बीजेपी ने सीएम पद को लेकर अभी भी चुप्पी साधी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जिसके बाद वो अपने बयान से पलटते हुए दिखाई दिए। जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि अगला सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि एनडीए के विधायक मिलकर अपना नेता तय करेंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया यही है। जब उनसे नीतीश के सीएम बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सीएम के सवाल पर नीतीश का नाम लेने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अगला सीएम एनडीए का ही होगा, ये तय है। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल अपनाने तो नहीं जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एनडीए ने भारी बहुमत से वापसी की। एक तरफ जहां एनडीए में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गहन समीक्षा में लगा हुआ है कि ऐन वक्त पर नतीजे उलट कैसे गए। इसी कड़ी में सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनडीए को चेता दिया है कि बिहार वाला काम सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएगी। 2027 के यूपी चुनाव में भी एनडीए को भारी शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार है। जैसा आप जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं बिहार जीत के बाद एनडीए यूपी की सत्ता पर भी कब्जा जमाना चाहेगा। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यूपी इलेक्शन में मोदी योगी शाह की दाल नहीं गलने वाली, बल्कि उल्टा अखिलेश ने तो 2027 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने की तैयारी कर ली है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बीजेपी की जो मशीनरी है, जो काम करने का तरीका है, वो सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। 10,000 आप कब तक दोगे? बस पैसे देकर वोट ले लिया।
उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत पर दो टूक कहा कि बिहार जीत एनडीए को आसानी से मिल गई होगी, लेकिन यूपी की जीत का रास्ता बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। सुनिए। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को यूपी में चुनौती दे रहे हैं। बीते दिन उन्होंने साफ कहा था कि 2024 में बीजेपी को हराया था और 2027 में बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी मुश्किल से सत्ता में आई। आपको याद होगा कि यूपी में बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार राम मंदिर पर टिका हुआ था, लेकिन अयोध्या में जनता ने बीजेपी को नहीं स्वीकारा, बल्कि स्थिति इतनी कमजोर नजर आ रही थी कि खुद पीएम मोदी अपनी लोकसभा सीट वाराणसी से मुश्किल से जीते थे। इसी को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से हुंकार भर दिया। 14 नवंबर को एनडीए ने बिहार की बाजी जीत ली, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुलकर ऐलान किया कि अब भाजपा का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनके इस बयान पर अब टीएमसी नेता शशि पांजा ने निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी किसी भ्रम में न रहे, बंगाल में भाजपा के लिए जीत दूर की कौड़ी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत की कोई उम्मीद या संभावना नहीं है, क्योंकि महिलाएं उन्हें सही जवाब देंगी। उन्होंने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, साथ ही बंगाल को मिलने वाला पैसा और राज्य की महिलाओं को मिलने वाला धन रोका है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने बंगाल की महिलाओं का अनादर किया है। टीएमसी नेता के तंज के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब हम बंगाल से भी जंगल राज हटाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी 25 साल बाद हुई है और अब बिहार में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है, जिसके बाद अब पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए आसान नहीं है, इसलिए ही शशि पांजा ने दावे के साथ ही पीएम मोदी को भ्रम में न रहने की सलाह दे दी है। कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस ने इस बार का बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। अब पार्टी महाविकास आघाड़ी से अलग होकर सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रमेश चेन्नीथला की मौजूदगी में 15 नवंबर को कांग्रेस का बड़ा शिविर आयोजित हुआ। यहां बीएमसी चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल काफी समय से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि पार्टी को महाविकास आघाड़ी के सहारे नहीं बल्कि अपने बूते चुनाव लड़ना चाहिए, और शिविर में इसी मांग पर मुहर लगती हुई दिखाई दी। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि बीएमसी चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेगी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व की राय का सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस शिविर में नेताओं ने एकला चलो रे का नारा लगाया। इससे साफ संकेत मिला कि कांग्रेस अब मजबूत संगठन निर्माण और स्वतंत्र रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 2026 को लक्ष्य बनाकर यह शिविर आयोजित किया गया है। हमने आज स्पष्ट कहा कि मुंबई में हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन के सभी रास्ते बंद नहीं किए हैं। वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि आरपीआई गुट और एनसीपी शरद गुट जैसे वैचारिक रूप से करीबी दलों से सीट समझौते या सीमित साझेदारी पर बात हो सकती है, लेकिन बीएमसी में कांग्रेस अपनी ताकत आजमाना चाहती है। यानी कांग्रेस अब 227 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इसके लिए बूथ स्तर पर नए संगठनात्मक ढांचे और रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। यानी एक तरह से कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आक्रामक और आत्मनिर्भर चुनावी मुकाबले का बिगुल बजा दिया है, जिससे महायुति की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब गुजरात पुलिस की एक टीम बेंगलुरु पहुंची और कथित तौर पर बीजेपी आरएसएस के एक युवा कार्यकर्ता गुरुदत्त कारकला शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी ने दावा किया कि शेट्टी की गिरफ्तारी का एकमात्र कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करना था। बाद में शेट्टी को रिहा करवा लिया गया। अब इसके बाद स्वामी ने पीएम के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन पर जोरदार हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि दुनिया के बाजार में मेक इन इंडिया की गूंज और भी जोर से सुनाई देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम को मंजूरी दे दी है। ये मिशन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाएगा, साथ ही एमएसएमईज, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम प्रधान क्षेत्रों की मदद करेगा। ये एक परिणाम आधारित और प्रभावी तंत्र बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। अब इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि क्या गुजरात पुलिस का भारतीय कानून का उल्लंघन करके बेंगलुरु जाकर 21 साल के बेंगलुरु के युवक को गिरफ्तार करने का प्रयास मेक इन इंडिया की भावना के अनुरूप है? प्रधानमंत्री जी,
गुजरात पुलिस द्वारा अन्य राज्यों में की जा रही इन मनमानी गिरफ्तारियों की जांच करें, अन्यथा हम में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपकी सरकार की बदनामी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में गुजरात पुलिस की तरफ से एक युवा बीजेपी कार्यकर्ता को कथित तौर पर पीएम मोदी की आलोचना करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का सीधे तौर पर अब पीएम मोदी पर गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार में सवाल पूछना या आलोचना करना गुनाह हो गया है, और अगर आलोचना की जाए तो क्या इसके एवज में कार्रवाई झेलनी पड़ेगी? क्या ये पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंज रहा है। दिल्ली के बाद अब जम्मू कश्मीर में हुए विस्फोट ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। तो वहीं 14 नवंबर को श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में भी हुए विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई। दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़ रही हैं और ऐसा होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। श्रीनगर में धमाका तब हुआ जब पुलिस दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के ठिकाने से जब्त 360 किलो विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। डीजीपी ने इसे हादसा बताया है, लेकिन इसके बावजूद सैंपलिंग के दौरान फॉरेंसिक टीम और पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की जान जाना विस्फोटक हैंडलिंग में गंभीर चूक और लापरवाही को दर्शाता है। ये चूक सीधे तौर पर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में विस्फोटक की अवैध आपूर्ति का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। जांच के तार हरियाणा के नूंह तक पहुंचे, जहां खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को अमोनियम नाइट्रेट की अवैध सप्लाई के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। ये विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड दिया गया था। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के संपर्क अब यूपी के कानपुर और लखनऊ तक पाए गए हैं, जहां व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला नगर योजना कार्य इन्फोर्समेंट टीम ने यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है और प्रबंधन से रिकॉर्ड तलब किया गया है। उधर इन सबके बीच लाल किले को दोबारा जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। मामले की जांच NIA के हाथ में है और इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी।